हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि नाजिया इलाही खान को घर में घुसकर कोलकाता पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिस पर कोर्ट ने कड़ी निंदा करते हुए और पुलिस को फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक नहीं सकते। ये देश इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, लॉ के हिसाब से चलता है, ना कि शरीयत के हिसाब से चलता है। तो क्या था ये पूरा केस, आइए नाजिया जी की जुबानी सुनते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। Hi viewers, this is मेरे बहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हम इंडिया से ज्वाइन किया है नाज़िया इलाही खान ने, जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। मैम बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा मैम, सबसे पहले तो वंस अगेन दोबारा से आपका शुक्रिया है कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला क्योंकि बहुत अरसे के बाद आपसे वक्त मिला। और मैं ये देखती हूँ कुछ दिन पहले बहुत सारे चैनल्स पर, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही थी कि आपको अरेस्ट करें और उसके बाद ये खबरें भी आई कि आपको अरेस्ट कर लिया गया। इसके पीछे आपका क्या सच्चाई है? काफ़ी लोग क्यूरियोसिटी में है जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था और क्या आया कि आप वाकई अरेस्ट हुई थी या इसके पीछे भी प्रोपेगेंडा है? आपके पाकिस्तान में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरे लिए? मैम कुछ पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे थी और उसके बाद मैंने इंडियन मीडिया पे भी यही देखा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। काफ़ी लोग ये इस पे पूरे प्रोग्राम्स आपने सिर्फ इंडियन मीडिया पर देखा या पाकिस्तान में भी कुछ? पाकिस्तान मीडिया पे भी यही था कि हर पोस्ट पे जो है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो है वो कह रहे थे कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? पाकिस्तान के मुसलमानों ने जब ये मुहिम चलाई थी तो भारत के कुछ मुसलमान जो पाकिस्तानी दिमाग के हैं वो कैसे नहीं अरेस्ट करवाते? बिल्कुल करवाते। अब पाकिस्तान की बात भारत के कुछ मुसलमान ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान में एक मुहिम चली थी कि नाजिया ने गुस्ताखे रसूल किया है और पाकिस्तान के उस मुहिम का हिस्सा हमारे वेस्ट बंगाल के कुछ मुसलमान बने और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे एफआईआर्स करवाए जिसमें ब्लास्फेमी का एफआईआर था और मुझे अरेस्ट करवाया गया। पर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन रखे। और दूसरी कहावत है कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो कोर्ट से मुझे बेल मिला, मैं आभारी हूँ कोर्ट की। और कोर्ट ने जिस हिसाब से जजमेंट दिया, वो जो ऑर्डर दिया है, वो उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे डिटेन किया था, अरेस्ट किया था मेरे घर पर आकर के पूरा डीएसएलआर कैमरा लेकर के, वो ऑफिसर अभी सोच रहा होगा कि कानून, भारत में संविधान चलता है, भारत में इस्लामिक कानून नहीं चलता है। तो उसको अभी ये सोचना पड़ रहा होगा क्योंकि जज ने साफ तरीके से लिख करके दिया है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को आप बैन नहीं कर सकते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर और जो पुलिस स्टेशन ने ब्लास्फेमी का जो केस मेरे ऊपर लगाया था, वो कोर्ट को बिल्कुल साबित नहीं कर पाया कि मैंने गुस्ताखे रसूल की है। मैंने कूच बिहार के एक बलात्कारी का नाम लिया था जिसका नाम था खैबर, और एक बलात्कारी था जिसने 12 साल की एक बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया था और 12 साल की मुस्लिम बच्ची को रेप करके प्रेग्नेंट करके भाग गया था। उसका नाम था ओवैस। 2012 5 फरवरी को दो मुसलमान भाई अरेस्ट हुए थे, नासिर खान, खादिर खान। तो इनका नाम लेने की वजह से मुसलमानों को के सेंटिमेंट को धक्का पहुंचा और मुसलमानों ने कहा कि बलात्कारी अगर खैबर होगा तो आपको उनका नाम नहीं लेना है। तो अब मैं बलात्कारी का नाम ना लूं, ये तो भाई बहुत अजीब सी बात है। तो मगर सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं लेना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे गलत कहने में क्या दिक्कत है। ये तो सरासर गलत बात है। ये जो इसके खिलाफत कर रहे हैं, जो मतलब इन चीजों के हक में बोल रहे हैं कि ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते, वो सभी के सभी दोषी हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही किया। इस जहाँ तक कि कोर्ट के संदर्भ में बोला जाए तो कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। इसलिए कोर्ट को तो भाई मुझे रोक नहीं पाया। 250 से ऊपर मुस्लिम वकील खड़े हुए थे मेरे विरोध में और मेरे सिर्फ 4 वकील ही थे मेरी तरफ से और कुछ जूनियर्स मेरे खुद के थे जो मेरे फर्म में काम करते हैं। तो मैं 250 वकील खड़ा करने की मेरी ताकत भी नहीं है और मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग भी नहीं हूँ कि मैं 250 वकील खड़ा कर सकती थी। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज था और वो था मेरा सच। आप देखिए कि मतलब एक खास धर्म विशेष की तरफ से, मतलब कोई भी हम केस देख लें, चाहे वो किसी आतंकी को बचाने के लिए हो या जिस तरह से, मतलब कोई भी केस देख लीजिए आप।
तो तमाम तरह के वकील जो हैं वो सामने आ जाते हैं। 40-40, 50-50 वकील जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं से इन वकीलों की फंडिंग हो रही है। तो किस तरह से मतलब जो है ऐसे वकीलों को सामने लाया जाता है। जबकि हम देखें कि हमारे समाज की तरफ से कोई केस जाता है, तो वहाँ मुश्किल से एक वकील भी जो है वो नहीं हो पाता है। एक वकील भी जो है वो केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं सभी को समझना चाहिए, पूरे देश को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से एक ख़ास धर्म विशेष की तरफ से ऐसा हो रहा है, तो हमें भी कहीं न कहीं एकजुट होकर के जो है सामने आने की ज़रूरत है। और उस सच को मैंने कोर्ट के सामने रखा और मैं जीती। मुझे 2 घंटे में बेल हुआ, लेकिन मुझे रोक दिया गया कोर्ट में। तकरीबन बेल होने के बावजूद, बेल बॉन्ड पे साइन करने के बावजूद भी मुझे 5 घंटे रोका गया। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने रोका कि शायद अगर मैं बाहर निकलती तो मेरा गला काट दिया जाता। जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की सज़ा होती है, उसी तरीके से मुझे भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाता। इसलिए बेल होने के बाद भी मुझे 5 घंटे अंदर छुप करके बैठे रहना पड़ा। जब अंधेरा हुआ, जब लोग थोड़े से खाली हुए और कोर्ट खाली हुआ, तब जाकर के मुझे बहुत सारे ऑफिसर्स ने मिल करके मुझे गाड़ी में बैठाया और उसके बाद फिर मैं घर आई। अच्छा मैम, है तो बहुत अफ़सोस की बात है, हमें चाहिए कि इस तरह के केसेस ना हो, किसी पे भी ऐसे एलिगेशंस लगा देना। पहले यानी कि पूरी एक तस्दीक होती है, उस पे तस्दीक पे जाकर हम उस अगले बंदे पे चढ़ दौड़ते हैं कि किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगा दें। खैर, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? 22 सितंबर को जो है वो रैली भी है। क्या समझती हैं, किस तरह देख रही हैं कश्मीर के इलेक्शन को? मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस हिसाब से कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कल मैं एक नेशनल न्यूज़ पर एक बच्चा था, शायद 21-22 साल का था, शादाब बोल करके, वो सारे जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पर अपना रोड शो करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों को ही, जो सिंगर हैं, उनको चांस दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर नेशनल न्यूज़ चैनल के रोड शो पर वो आएँ, गाना गाएँ, एक अपना जो आर्ट है, अपना जो कल्चर है वो दिखाएँ। तो वो बच्चा शादाब कश्मीरी था, वो कह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहले नहीं थी जो अब है। दूसरी चीज़ है कि ये पूरी दुनिया को पता है कि जिन हाथों में तलवार हुआ करता था, बम गोली बारूद हुए करते थे, उन हाथों में आज तिरंगा झंडा है। जिस ज़ुबान पर गालियाँ हुआ करती थी हिंदुओं के लिए, जिस ज़ुबान पर हिंदुओं का नाम अनभक्त, गोबर भक्त और काफ़िर बोला जाता था, आज उस ज़ुबान पर भारत माता की जय है। जिस दिमाग में आतंक भरा हुआ था और हाथ में टायर, जलते हुए टायर जलाने के लिए एनवेलप में पैसा मिलता था, जिस आज उन दिमाग में और उन हाथ में कॉपी, कलम, किताब है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कश्मीर में, जो लोगों को भी समझ में आ रहा है, वहाँ की जनता को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जिस हिसाब से टूरिस्ट का आवाजाही वहाँ पर हुआ है, और टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो अभी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कश्मीर बूस्ट कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग मुकाम जम्मू एंड कश्मीर बना चुका है। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि मुस्लिम BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर भरोसा करते हैं, अल जज़ीरा पर भरोसा करते हैं, तो वो उसी के डेटास को जाकर के चेक करें कि बिल्कुल कश्मीर में टूरिस्ट को लेकर के बहुत पॉजिटिव साइन दिखाई दिया है। शिक्षा पर बहुत सारा काम हुआ है, रोड पर बहुत सारा काम हुआ है, हाईवेज पर बहुत सारा काम हुआ है। और अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कल ही अपनी रैली में बताया भी कि टेररिस्ट और टेररिज्म को हम इतने नीचे जमीन के अंदर दफन करेंगे कि वो कभी भी ऊपर आ नहीं पाएगा। हाँ, ये बात सच है कि अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कुछ ऐसे आतंकी लोग हैं जो अपनी छाती पीट रहे हैं, जो बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं कि बुरहान वानी क्यों मर गया, अफजल गुरु को क्यों फांसी लग गई, यासीन मलिक क्यों जेल में अभी तक हिरासत में है। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कह डाला कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। तो क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कभी जीतते नहीं थे अपना चेयर, या सत्ता पर वो जीत करके या लोगों के लिए काम करके वो वहां के मुख्यमंत्री नहीं बनते थे। बुरहान वानी, जाकिर नायक, अफजल गुरु, यासीन मलिक, लश्कर तैयबा, बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान के सहयोग की वजह से ही वो उन आतंकी लोग उनके झोली में सत्ता और चेयर ला करके दे दिया करते थे। तो इसलिए वो अफजल गुरु को बहुत मिस कर रहे हैं
यासीन मलिक को बहुत मिस कर रहे हैं। अब जनता को भी तो समझ में आ रही है ना, जम्मू कश्मीर की जनता कोई बेवकूफ तो नहीं है। अब तो शिक्षित, पहले जो लोग एडुकेटेड थे, शिक्षित थे, वो अब सामने आ रहे हैं। महिलाएं जो हैं लाखों करोड़ों की तादाद में अमित शाह जी के मिचिल में वो आई हैं। मोदी जी के जो रैली हुई है, मोदी जी ने जो स्पीचेस रखी हैं, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में महिलाओं ने शिरकत किया है। महिलाओं के प्रति सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जो काम हुआ है, जो कार्यों को अंजाम दिया गया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे महिलाएं ये फील कर रही हैं कि 2019 से पहले वो कितना सफोकेटिव फील करती थी और 2019 के बाद वो कितना फ्री और कितना आजाद फील करती हैं। ये खुद उनकी आप बीती है। जहां एक तरफ फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के नेतृत्व में वैली में 50-50 हजार कश्मीरी पंडितों को मार डाला जाता था, उनकी बेटियों के आबरू लूटे जाते थे, सलवार का नाड़ा खोला जाता था, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी और बेनजीर भुट्टो के कहने पर जम्मू कश्मीर के मस्जिदों के लाउड स्पीकर साफ किए जाते थे और उस लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता था कि सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाओ, ये वक्त मुकर्रर किया गया है तुमको अपनी जान बचाने का, पर जाते जाते अपनी बहू बेटियों को छोड़ करके जाना। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कश्मीरी पंडित की बेटियों को, जो 6 साल की थी, जो 7 साल की थी, और यासीन मलिक ने रोक लिया था और रोक करके उनको उनके साथ कंटिन्यूअसली सालों साल रेप किया और उसके बाद फिर उनको जिंदा दफन कर दिया गया। हजारों हजार बच्चे माता पिता के सामने जिंदा दफन हो जाया करते थे। तो ये सारे मंजर जम्मू कश्मीर के और घाटी के और वैली के लोगों ने अपनी नजरों से देखा हुआ है। और आज जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, उन्नति और फ्रीडम जो वो देख रहे हैं और भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं, लाल चौक पे जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज वहां भारत का झंडा लहराया जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और कश्मीर के सुकून को जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भी भंग नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहेंगे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने बहुत डराने की कोशिश की है कश्मीर की आवाम को और अपने आतंकी संगठनों को पाकिस्तान के साथ मिल करके दोबारा जमीन पर उतारने की भी कोशिश की है फारूक अब्दुल्ला साहब ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही जिता करके वहां पर बीजेपी की ही सरकार बनाएगी, क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए और आगे ले जाने के लिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर ट्रीटी जो है वो साइन होने जा रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, आपके पाकिस्तान से बांग्लादेश के बहुत गहरे संबंध नजर आ रहे हैं। अवाम जो है वो पाकिस्तान में भूखी नंगी है, अवाम रोज रोती है। मुझे कभी कभी वहाँ ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान की अवाम भी ना बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदलती है, बड़ा रंग बदलती है। मुझे लगता है सब झूठ है, सब फेक है, क्योंकि अगर अवाम भूखी नंगी होती तो वो अपनी सरकार पर प्रेशर कर रही होती, वो अपनी सरकार से खाना मांग रही होती, नौकरी मांग रही होती, वो अपनी सरकार से डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट मांग रही होती, वो अपनी सरकार से सेफ्टी और सिक्योरिटी मांग रही होती। और आप देखो कि कितने आराम से बांग्लादेश के साथ बम, गोली, बारूद की ट्रीटी साइन हो रही है और इंटरनल तरीके से ही जो इंटरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है वो जमाते इस्लामी के साथ मिल करके बांग्लादेश के साथ एक ट्रेड का रिलेशन कर रहा है और वो ट्रेड का रिलेशन है बम, गोली, बारूद का, वो ट्रेड का रिलेशन है AK-47 का। तो जब आपके पास, पाकिस्तान के पास पैसा है तभी तो वो ये सारी चीजें मुहैया करके एक जगह करके वो बांग्लादेश को भेज रहा है। इसलिए ये जो RDX वगैरह पाकिस्तान से बांग्लादेश की इंटरिम सरकार मंगवा रही है, वो क्यों मंगवा रही है? वहां के हिंदुओं को मारने के लिए ही तो मंगवा रही है। शेख हसीना से लड़ाई लड़ते लड़ते वहां के हिंदुओं पर लड़ाई जा पड़ी और हजारों लाखों हिंदुओं को मार दिया गया, बहु बेटियों का रेप किया गया। कई दृश्य और कई वीडियोस तो मेरे पास अभी भी मौजूद हैं जिसमें हिंदू बेटियों का बलात्कार करते वक्त उसके वर्जाइना में शराब की बोतल डाल रहा था लड़का और उसका वीडियो करके उसने इंटेंशनली वायरल करवाया है कि ऐसा दर्द भरा मौत जो है वो हिंदुओं को दिया जाएगा। अभी 48 घंटा पहले की खबर है कि कुछ बांग्लादेश की कुछ स्टूडेंट्स थी, कुछ लड़कियां थी, वो टी-शर्ट और जीन्स पहन करके थी, तो वहां पर उनको घेरा गया, उनको मलिस्ट किया गया, उनको बेइज्जत किया गया कि इस्लामिक बोरखा पहनो, जबकि नकाब, हजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे अल कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है हजाब और नकाब के बारे में, लेकिन इस्लामिक नकाब पहनो और हम तुम लोगों को ये वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने देंगे, तुम्हारी फ्रीडम को नहीं रहने देंगे। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को अगर RDX और बम, गोली, बारूद अगर दे रहा है तो वो इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को मारना किसने है? हिंदुओं को मारना है ना। बांग्लादेश मारना किसको चाहता है? खत्म किसको करना चाहता है? हिंदुओं को खत्म करना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने सोचा
कि इस्लामिक तरीके से थोड़ा सवाब हम भी बटोर लें, क्योंकि आपके पाकिस्तान में भी 23.2% माइनॉरिटीज थे। आज आप लोगों ने मार के, काट के, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करके, रेप करके, कन्वर्शन करवा करके, डरा के उन्हें 1% माइनॉरिटी अब छोड़ी है। और उस 1% माइनॉरिटी भी इतनी दबी कुचली है और इतनी सहमी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि कब मार दिया जाएगा या कब मेरी बेटी को उठा करके ले जाया जाएगा। तो जहां पर भी बात हिंदुओं को मारने काटने की आती है, वहां पर तो बहुत मतलब कोऑपरेटिव उस देश के साथ रहता ही है। इस्लामिक देश है, शरिया को मानता है, ब्लास्फेमी में लोगों को रोड पर नंगा करके मार डाला जाता है। हिंदुओं को मारने के लिए जो असलहा बारूद और आरडीएक्स का जो ट्रीटी साइन किया है। आप क्या समझती हैं कि दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है, अभी आपने रिसेंट एक देखा कि शेख हसीना के साथ जो भी मामला हुआ, उसके अलावा इंडिया, अभी एक खबर सामने आती है कि इंडिया की जानिब से बांग्लादेश को 16 या 17 जो चीज़ें हैं वो बैन कर दी गई। कुछ आर्टिकल्स कहते हैं ये फेक है न्यूज़, कुछ आर्टिकल्स ये कहते हैं कि ये सही है न्यूज़। क्या रीजंस हैं पाकिस्तानी मीडिया में, यानी कि काफ़ी हमारे जो कलीग्स हैं उन्होंने भी इस पे किया, और लोग सर ने भी इस पर कहा कि ये फेक है न्यूज़, इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड बहाल है। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं, क्या समझती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बायस्ड सरकार बांग्लादेश में बनी है, और जब इंटरिम सरकार बन रही थी और वहां के इंटरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, जब वो शपथ ले रहे थे, तो मोदी जी ने साफ लफ्जों में उनको ये बात कहा था कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म किया जाए। पर टिल डेट हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जितने भी 3 फुटिया, 4 फुटिया, 5 फुटिया जो मौलाना लोग हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी वही बनेगा जो ला इलाहा पढ़ सकता है। यहाँ पर IPS IAS वही बैठेगा इस चेयर पर जो ला इलाहा पढ़ सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर, इंजीनियर वो बन सकता है जो ला इलाहा पढ़ सकता है और दूसरों को पढ़वा सकता है। मेरे पास बांग्लादेश के ही एक पत्रकार है, मुस्लिम है वो बेचारे, और उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें एक छोटे से हिंदू बच्चे को, शायद 13 या 14 साल का बच्चा था, वो पुलिस ऑफिसर में चौकी में जा करके सारे मुसलमानों ने कहा कि मुझे इसको आधे घंटे के लिए दे दीजिए, हम इसके साथ हिसाब किताब बराबर करके और उसके बाद फिर आपको रिटर्न कर देंगे। और पुलिस ने दे भी दिया, और उसके बाद वो बच्चा मर गया। उसका मतलब, क्योंकि मारने के लिए ही तो मांगा था उन्होंने। तो ये काटना मारना, और ये दृश्य तो मैं खुद अपने सामने प्रैक्टिकली अपने लिए देख चुकी हूँ। तो काटना मारना इज लाइक अ वेरी इजी थिंग एंड इजी टास्क फॉर द तालिबानी मुस्लिम्स। और हमारा दुर्भाग्य भारत में ये होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं, और उनके बनाए हुए दल्ले और चमचे हैं राहुल गांधी के, जो हिंदू हैं रिलीजन से, लेकिन वो ऐसे मुसलमानों को फिनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं काटने और मारने का कार्यक्रम करवाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड के रिलेशन जो भारत से हैं, अगर बंद हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। अच्छा मैम, एक और भी न्यूज़ हमारे सामने आती है, एशियन डेवलपमेंटल बैंक की जानिब से रिपोर्ट शाया होती है कि वो पाकिस्तान को लोन तब देंगे जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। इस पर आप क्या ओपिनियन रखती हैं? देखिए, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत खूबसूरत बात रखी है, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी रिफॉर्म करना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान में भी लोग शिक्षित हो, लेकिन पाकिस्तान इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे करेगा, कैसे कर सकता है? आप शिक्षित हो जाएंगे, पाकिस्तान शिक्षित हो जाएगा, तो 9 साल की बच्ची का बलात्कार फिर कैसे कर सकता है? एक शिक्षित आदमी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर सकता है क्या? पॉसिबल है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा दोस्तों ज़रूरी नहीं है। अभी आप देखिए, एक केस सामने आ रहा है कि मतलब एक 3-4 साल की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया एक टीचर के द्वारा। तो ऐसा नहीं है। अब जिनके ज़हन में स्टार्टिंग से ये डाला गया है कि ये काफ़िर हैं, इनको जो है इनका धर्म परिवर्तन करना है, और ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं, तो उनके लिए कोई ज़्यादा चीज़ मैटर नहीं करती, ऐसा मुझे लगता है कि चाहे आप किसी भी पोस्ट पर बैठे होंगे, आपको जो करना है, जो आपके ज़हन में है, जो आपको स्टार्टिंग से जिस तरह का बताया गया है, तो वो करने से आप चूकेंगे नहीं, जब भी आपको मौका लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है। हमारे जो एजुकेशन जो स्कीम्स है, वो उसको उल्लास ULLAS उसको पाकिस्तान को अडेप्ट करना चाहिए, और उन स्कीम्स पर काम करना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर से गौर तालाब करनी चाहिए, और आपके मुस्लिम इस्लामिक देश में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये खूबसूरती वो ले करके करेंगे क्या? आपके यहाँ मस्जिदों के अंदर रेप होता है रमजान में, क्यों इस बार 18 रमजान में एक मौलवी साहब ने एक 11 साल के बच्चे का, मेल बच्चे का रेप नहीं किया था, अनल सेक्स?
किया था। किसी को अगर मेरी ये बात झूठ लग रही है तो चाहिए गूगल पे जाकर के ढूंढ कर निकालिए। ब्रिटेन में एक नाम का लड़का अरेस्ट हुआ है, 28 दिन पहले की बात है, 28 या 27 दिन पहले की बात है। जब उसको अरेस्ट किया है ब्रिटेन की पुलिस ने, तो ब्रिटेन की पुलिस ने कहा कि तुमने रेप किया है, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो रेप नहीं किया है। तो पुलिस ने कहा कि तुमने 11 साल की बच्ची के साथ तुमने सेक्सुअल रिलेशन किया है, वो तो रेप होता है। तो वो तो साफ कहा, वो रेपिस्ट था कि नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि 11 साल की बच्ची के साथ सेक्स करने का मतलब रेप होता है, वो इलीगल होता है, वो तो साफ कहा है। और ये भी गूगल में है, आप निकालिए गूगल से, देखिए निकल जाएगा, गूगल में। ब्रिटेन में ये हुआ। इससे पहले भी 1 साल पहले भी एक शहजाद नाम का ऐसा ही कुछ नाम था, उस नाम का लड़का अरेस्ट हुआ था, उसने 3 साल की बच्ची का रेप किया था। तो जब उसको अरेस्ट किया गया, ब्रिटेन की पुलिस ने किया, तो उसने कहा कि उसको पता, वो तो मदरसे में पाकिस्तान में पढ़ा है, और ये 3 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करने का मतलब इलीगल होता है, रेप होता है, ये उसको पता ही नहीं था। तो आपका सजेशन बहुत अच्छा है एडीबी की तरफ से, लेकिन आप मानेंगे क्यों और आप करेंगे क्यों? वो करने के लिए इंसान बनना पड़ता है, वो एडुकेट हो जाने के बाद आप हैवान नहीं बन पाएंगे। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ पाकिस्तान, मैं भारत में रहती हूँ और मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई, कभी नहीं। अगर किसी के बाप की ताकत है ना, तो मुझे सामने आकर के कहे, तो पाकिस्तान के लोगों को क्या जरूरत पड़ गई थी मेरे अगेंस्ट में एक मुहिम चलाने की कि इसका सर तन से जुदा होना चाहिए? क्या वो आ सकते थे? क्या वो कर सकते थे? नहीं। हाँ, उनकी बातों को, वो मुहिम चला करके उनकी बातों को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने माना, और उन्होंने एक दृश्य पैदा किया मेरा सर तन से जुदा करने का, एक दृश्य पैदा कर दिया। लेकिन उसे हुआ क्या? तो अगर कोई शिक्षित हो जाता है, तो क्या वो सर तन से जुदा करेगा? क्या वो रेप करेगा? क्या वो गाली गलौज करेगा? क्या वो औरतों को डिफेम करेगा? क्या वो औरतों को मलाइन करेगा? पर जो अपंग दिमाग के लोग होते हैं, जो जाहिल दिमाग के लोग होते हैं, जो बदतमीज मर्द होते हैं, जो आवारा, लुच्चा, लफंगा, बेहुदा, जो अपने घर में माँ बहन को भी गालियां परोसता होगा, वो बाहर की औरतों को क्यों नहीं गालियां परोसेगा? बिल्कुल परोसेगा। मेरे पास तो कुछ ऐसे लड़कों के, एक ऐसे बुढ़े मर्दों के वीडियो है जो अपने घर में अपनी माँ बहन को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, सड़ी सड़ी गालियां दे रहा है। अब वो व्यक्ति अगर आकर के मुझे गाली दे रहा है, तो इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है। मैं उसको रिटर्न में वो गाली नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम एडुकेटेड। मैं शिक्षित हूँ, मैं नहीं दे सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम किया है एडीबी ने कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम किया है। और सजेशन अच्छा था उसकी तरफ से, लेकिन इट्स कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज पाकिस्तान के अवाम अगर शिक्षित हो जाएगी तो वो इंसान नहीं बन जाएगी। और पाकिस्तान इस्लामिक देश की अवाम इंसान बनना कब चाहती है? इंसान बन जाएगी तो 6 साल की बच्ची में औरत कैसे दिखाई देगी? पॉसिबिलिटीज ही तो घट जाएगी ना शिक्षित होने से। देखिए, मुझे प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हमारे यहाँ आसाराम बापू है, उसने रेप किया, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, मैं घिन करती हूँ। और आप पाकिस्तानी चैनल से मुझे मेरी बात सुन रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मैं घिन करती हूँ। और मुझे याद है कि जिस बच्ची ने आसाराम बापू के ऊपर केस किया था, हमारे वेस्ट बंगाल में ही द स्प्रिंग होटल में वो बच्ची आई थी, तो मैं सम्मानित करने के लिए गई थी, और मैंने उसका पीठ थपथपाया था कि इतनी साहस, इतनी हिम्मत सारी बच्चियों में होनी चाहिए। कई बार कहा है नेशनल न्यूज पर कि भैया इसको पेरोल देना बंद करो। एक बलात्कारी को कौन सा पेरोल मिलता है भैया? कौन सा पेरोल मिलता है? मैंने यहाँ पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया हाउस है, विक्टोरिया मेमोरियल है, वहां पर खड़े होकर के नेशनल न्यूज को कहा है कि हमारे भारत के जज को भी चाहिए कि किसी भी बलात्कारी को रेमिशन ग्राउंड पर या एक्विटल पर या किसी भी तरीके से बेल नहीं हो, किसी भी बलात्कारी को। फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बलात्कारी अगर राम रहीम है तो वो बलात्कारी है, और मैं उसको बलात्कारी ही बोलूंगी, तो मैं उसको बलात्कारी ही बोलूंगी और उसका नाम लूंगी। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मेरे को नाम लेने से मना कर सकता है। उसकी शादी में मेरे पश्चिम बंगाल की मुसलमान जवान बेटियां सुंदर बन करके, मेकअप पॉलिश कर करके बलात्कारी की शादी में 10 साल से जेल खट करके आए हुए बलात्कारी की शादी में गई। दोस्तों, अगर आपने एक चीज नोट की होगी तो जिस तरह से ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उनके साथ जो है ये डिबेट हुआ है, उनके साथ ये वीडियो किया गया है। और आप देखिए, जब भी कोई नाम नाज़िया इलाही खान ले रही हैं, तो वहां पे जो है वो वीडियो जो है वो डिस्टर्बिंग, मतलब उसमें कट्स जो है वो दिख रहे हैं कि उसे जो है काटा गया है। तो अगर आपको इतना मतलब डर है, इतना आपको इन चीज़ों का मतलब नाम भी अगर नहीं ले सकते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरव्यू करना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गई थी बिरयानी खाने के लिए। अब इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है भाई। मुसलमान बेटियां सच सवर करके, जवान मुसलमान बेटियां सच सवर करके एक शादी में जाती हैं बिरयानी खाने के लिए, तो ऐसे लोग शिक्षित होकर के क्या करेंगे? इनको शिक्षा से क्या लेना देना?
मैम एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? मैं एंड पर पाकिस्तान के उन युवाओं को कांग्रेस मुबारकबाद और उनको हिम्मत देना चाहूंगी कि जिसने मेरे लिए एक मुहिम चलाई थी कि नाजिया का सर तन से जुदा होना चाहिए। नाजिया जिंदा है, जिंदा तब जब तक रहेगी जब तक अल्लाह उसको जिंदा रखना चाहेगा। जरा अपने मुहिम में और इजाफा करो, जरा अपने मुहिम में और बढ़ोतरी लेकर के आओ, जरा और जोर से नाजिया इलाही खान के सर तन से जुदा का नारा लगाओ। उनको जरा पैसे वैसे और भेजो, सिर्फ 250 वकील ऐसे कैसे चलेगा? थोड़े पैसे और भेजो, थोड़ा और उन पर खर्च करो। खर्च करोगे तभी वो मेरा गला काट पाएंगे। तभी अभी तो सिर्फ 8 FIR है, 8 को 800 करवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। काइंडली पैसे खर्च करो पश्चिम बंगाल के उन मुसलमानों पे जिसने नारा लगाया है मेरे खिलाफ। तो जो पैसा आपने भेजा है वो शायद अब तक खत्म हो गया हो। भाई मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट दोस्तों मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी जिस तरह से मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना आप ले रहे हैं और बाकी का जो है डिलीट कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। हर काम के जो है पैमाने होते हैं, उस एथिक्स के हिसाब से चलना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो उसकी जो बात है, उस पर्सन की जो बात है, वो एज़ इट इज़ सामने रखिए ना। अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे दुनिया के सामने वो चीज़ रख रहे हैं, तो उसमें से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है वो कट करके सामने रख रहे हैं, तो ये आप अपने काम के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उस इंसान के साथ भी धोखा कर रहे हैं जिसने अपनी भावनाएँ आपके सामने रखी। और जिस ऑडियंस के सामने जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप वो चीज़ रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस ऑडियंस के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो आपको अगर इतना डर है, इतना आपको मतलब इन सब चीज़ों की इतनी दिक्कत है, तो आप वो चीज़ करिए ही मत। आप उस इंसान को सामने लाइए ही मत। तो अगर आप उसे ला रहे हैं, तो उसे फिर एज़ इट इज़ जो वो बोल रहा है, उसे एज़ इट इज़ सामने लाइए। ताकि दुनिया को ये समझ आ सके कि वो क्या बोलना चाह रहा है, चाह रही है, क्या उसकी भावनाएँ हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।